Very good morning class. In this class I am going to start with the new chapter, that is human health and disease. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में जानना है, व्हाट इज़ हेल्थ, एंड फिर कॉमन ह्यूमन डिजीजेस या कंटामिनेटेड या पैथोजेनिक डिजीजेस. तो व्हाट इज़ हेल्थ, तो सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी और उसके इंडियन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, अगर इंडियन आयुर्वेद की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है, पर्सन विद ब्लैक बाइल हैव फीवर और शॉर्ट टेम्पर फीवर और हाई टेम्परेचर होते हैं. फिर बाद में जैसे ही ये डिस्कवरी हुई, थर्मामीटर से चेक किया गया कि बाइल पिगमेंट ब्लैक होने से क्या सही में फीवर कॉज हो सकता है या फीवर होता है ऐसे पर्सन को, तो ये गलत मान लिया गया. फिर व्हाट इज़ हेल्थ को मेनली फिर से वही हेल्थ है. तो हेल्थ सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि पर्टिकुलर हेल्थ जो पर्सन है हेल्थी कब है, जब वो डिजीज़ फ्री हो और वहाँ पे उसका स्टेट ऑफ माइंड सही हो, या वहाँ पे ये पर्सन डिजीज़ फ्री हो तो हम उसे हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे. हेल्थ तीनों एरिया से कनेक्टेड है. जो बॉडी है वो कैसी है, वो परफेक्ट है या नहीं, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल बॉडी कैसी है. नाउ सेकंड इज माइंड, और फिर हमारा लाइफस्टाइल, ये तीनों पर डिपेंड करता है. तो हेल्थ फर्स्ट, फिजिकल state, second is mental state, and third is social state of well-being. अगर ये पर्टिकुलर पर्सन में अगर सोशल स्टेट अगर उसका सही है, मेंटल स्टेट सही है और सोशल स्टेट और वेलबींग सही है, तो यहाँ पे तीनों बात करते हैं. अगर तीनों सही है तो वो पर्सन एज ए हेल्दी पर्सन लिया जा सकता है. अगर फिजिकल स्टेट दैट मीन्स कि डिजीज़ फ्री हो, मेंटल स्टेट कोई एंजाइटी ना हो पर्सन को, या कोई मेंटल इलनेस से ना सफ़र कर रहा हो. अगर कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है अगर और वो मेंटली इल है, और जैसे कि कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं लिया जाएगा. ना सोशल वेलबींग, सोशली वो फिट हो, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए कैपेबल हो, सबसे इंटरेक्ट करता हो, सोशली सबसे इंटरेक्ट करता हो, तो ऐसे पर्सन को भी हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे. तो ये तीनों चीज़ें मायने रखती हैं. अब ये हेल्थ कैसे अफेक्ट होगा, फर्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स और दैट मीन्स कि अगर पर्सन कैसे अफेक्ट होगा, अगर जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, दैट मीन्स कि अगर हीमोफीलिया है तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो भले ही फीमेल में शो नहीं हो रहा है क्योंकि रिसेसिव है, फीमेल में शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी ये चांसेस हैं कि अगर होने की या कैरियर की तरह वर्क कर रही है वो पर्सन, भले ही इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो कैरियर की तरह. और यहाँ पे जो डिजीज़ है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट होगा उस फीमेल के थ्रू जो कैरियर है. तो फिर वहाँ पे ये जो हेल्थ है, पर्टिकुलर हेल्थ, वो अपना तो अफेक्ट करेगी ही, साथ में अपने ऑफस्प्रिंग का भी उसके थ्रू अफेक्ट हो जाएगा हेल्थ. नाउ सेकेंड थिंग है डिजीज़. कंटामिनेटेड डिजीजेस.
तो कंटामिनेटेड डिजीजेस में कौन से हो सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड हुआ, मलेरिया, टाइफॉइड, देन कंटामिनेशन से ये कॉज होगा और सो ऑन। और इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मलेरिया हुआ और निमोनिया, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, तो ये भी कॉज हो सकते हैं कंटामिनेशन और इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। थर्ड इज लाइफस्टाइल। पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी है, दैट मीन्स कि जो भी लाइफस्टाइल वो हेल्दी फूड ले रहा है या हेल्दी फूड उसकी डाइट में है या नहीं, पर्टिकुलर बैलेंस उसकी डाइट बैलेंस है या नहीं, और डिफरेंट लाइफस्टाइल दैट मीन्स कि अगर वो जो भी वेस्टेज है उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज, पूरे एनवायरनमेंट में एज सच एक्सपोज करते हैं, या वेस्ट जो है बॉडी वेस्ट ये एक्सपोज करेंगे, तो ये क्या है कि एक अगर एनवायरनमेंट खराब है उस पर्सन का, तो लाइफ स्टाइल अपने आप, मतलब कि लाइफ स्टाइल में पूरी वो कितना वो एक्सरसाइज कर, वो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी फिजिकली वो ह्यूमन फिट नहीं होगा। देन उसके पास अगर वो योगा कर रहा है और बैलेंस डाइट ले रहा है और कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोज कर रहा है, तो ये सभी उसके लाइफ स्टाइल में आएंगे और डिजीज़ को और हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे ना। इसके बाद कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमन ह्यूमन डिजीज। कॉमन ह्यूमन डिजीज कौन, ये इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। तो इन्फेक्शियस दैट मीन्स कि किसी पैथोजन से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, और अगर जेनेटिक है तो ये नॉन इन्फेक्शियस। जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी होंगे, चाहे सिकल सेल एनीमिया और सो ऑन, तो ये हीमोफीलिया, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आएंगे। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज और कंटामिनेटेड डिजीज ये सभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें टाइफॉइड, फर्स्ट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉज, जो कॉजिंग एजेंट है, ये कंटामिनेटेड डिजीज है, जो वाटर या फूड की कंटामिनेशन होने से, दैट मीन्स कि ऑलरेडी यहाँ पे उस फूड में, जो भी फूड है या वाटर में, इसके बैक्टीरिया, टाइफॉइड के बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसे फूड को हम लेते हैं या वाटर को लेते हैं तो हमें भी टाइफॉइड होने के चांसेस मेजर हो जाएंगे ना। यहाँ पे जो एजेंट है, इसका एजेंट है, कॉजिंग एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जनरली ये फूड और वाटर के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन ब्लड, क्योंकि ब्लड एब्जॉर्व करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को और न्यूट्रिटिव मटेरियल को फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। कॉज और ट्रांस contaminated
contaminated food and water, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये जनरली ट्रांसमिट होते हैं। देन इसके बाद ट्रांसमिट होने के दे नॉर्मली ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन में ये फैल जाते हैं। और इसमें क्या होता है नॉर्मली, तो सबसे पहले दे इन्फेक्ट digestive system, to other body organ, part of body or other part of, and form pores or proliferation स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो स्टमक है, स्टमक से देन ड्यूडिनम में ट्रांसफर हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, जेजुनम, देन इलियम। तो ये डिफरेंट पोर्शन के स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पे पोर्स का फॉर्मेशन कर देंगे, या प्रोलिफरेशन ऑफ पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे इसी प्रोसेस। और क्या होगा कि ऐसा पर्सन पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू पर्टिकुलर ना डाइजेशन हो पाएगा और वहाँ से लीकिंग होने लग जाएगी डिफरेंट डाइजेस्टिव मटेरियल, और फाइनली पूरी टॉक्सिकेशन स्टार्ट हो जाएगा पूरी बॉडी का। तो सीवियर केस में नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं ये इसमें वो कैसे होंगे सिम्टम्स। सबसे पहले फीवर आएगा, हाई फीवर। देन सेकेंड इज हाई फीवर आने के बाद ऐसे पर्सन एपिटाइट फील, लॉस ऑफ एपिटाइट। देन डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो पूरा जो स्टमक पेन और इसके साथ स्टमक पेन, देन कॉन्स्टिपेशन, टायर्डनेस फील होगा। और साथ में ये जो फीवर है ये अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई फीवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ टायर्डनेस ऐसे पर्सन को फील होगा। टायर्डनेस के बाद सीवियर केस में क्या होगा, फाइनली इस पर्सन की डेथ भी हो सकती है इन सीवियर केस। फैटल टू पर्सन या पेशेंट। फैटल या डेथ हो जाएगी ऐसे पर्सन की। तो ना जो टेस्ट किया जाता है इसके लिए टेस्ट है नॉर्मली वाइडल टेस्ट, नोन एज वाइडल टेस्ट के थ्रू एग्जामिन किया जाएगा टाइफॉइड को।
टेस्ट फॉर टाइफॉइड, वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट के थ्रू ये एग्जामिन किया जाता है और टेस्ट किया जाता है ना। इसके बाद जो टाइफॉइड है ये मेनली जब कॉज हुआ था और डिनोट हुआ था, ये मरी मलून, एक मरी मलून निक नेम इज टाइफॉइड मैरी। ये जब ये एक्चुअली सोशल पुक थी और ये क्या करते थे कि डिजीज़ को स्प्रेड करती थी और सिंपली ये जब क्या करती थी कि ये जो डिफरेंट वर्कर्स थे इन्हें को फूड कुक करके ट्रांसफ़र करती थी और जनरली ये स्प्रेड कर रही हैं क्योंकि इनका फूड अनहाइजीनिक होता था और ये स्प्रेड करती थी टाइफॉइड बैक्टीरिया को। तो इनका निकनेम रख दिया मरी मलून से टाइफॉइड मैरी। Malone cook was a cook ये कुक है और फाइनली जब एग्जामिन हुआ जो जिसे भी ये फूड सप्लाई करती थी उन्हें टाइफाइड जनरली कॉज हो जाता था। और क्या हो गया कि इसके बाद क्या हुआ कि जो फूड था इनका कंटामिनेटेड, हाईली कंटामिनेटेड फूड, और जब एग्जामिन हुआ इसके बाद इनका नाम मरी मलून से टाइफॉइड मैरी रख दिया गया। सर कंटामिनेटेड फूड with typhoid bacteria later her name change टाइफॉइड मैरी। टाइफॉइड मैरी फाइनली इनका नाम रख दिया गया, टाइफॉइड मैरी। टाइफॉइड मैरी। नाउ सेकेंड infectious disease is pneumonia। Clostridium caused by pneumonia caused by, जो causing agent है, causing agent is Clostridium pneumoniae, Clostridium pneumoniae। ना ये जो डिजीज है कॉजिंग एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम निमोनी है, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया है और ये मेनली इन्फेक्ट करेंगे लंग्स को। जनरली जो कफ होता है वो उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल कफ होगा या वायरल कफ होगा उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होते हैं ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक मेनली ट्रैकिया इन्फेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या इन्फेक्ट होता है, लंग्स को ये इन्फेक्ट करेंगे और सीवियर डिजीज ये कॉज करते हैं।
ना क्लोस्ट्रीडियम निमोनी जो बैक्टीरिया है ये जनरली सीजनल होते हैं, या सीजन आएगा तब ये इन्फेक्शन या कंटामिनेटेड, ऐसा कुछ नहीं है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये स्प्रेड होंगे, ये सीजन से स्प्रेड होते हैं। या माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में अगर कोई पर्सन अगर मलेरिया निमोनिया से अगर सफ़र कर रहा है तो इस अगर उसको कफिंग होता है और वहाँ पे माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में वो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया, अगर कोई सामने होगा तो ये कंटामिनेटेड है, मतलब कि ये कंटामिनेटेड इन द सेंस कि ये स्प्रेड हो सकते हैं वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, ये स्प्रेड होंगे। लेकिन वाटर और फूड इनका मीडियम नहीं होगा, इनका मीडियम होगा एयर के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। अगर कोई पर्सन है अगर उसे स्नीजिंग और कफिंग होती है और वो क्लॉस्ट्रीडियम से इन्फेक्टेड है तो वो उसके सामने जो भी पर्सन है उसको कॉज हो सकता है, क्योंकि कफिंग और स्नीजिंग के इसके माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में इसके बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर वो इनहेल करेगा सामने वाला पर्सन तो इजिली उसके में इन्फेक्शन ये कॉज हो जाएंगे। तो ये दिस इज ऑल्सो कंटामिनेटेड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर थ्रू एयर। सिम्टम्स इसके जनरली सिम्टम्स वायरल कफिंग, जो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है उसी की तरह इसके, लेकिन ये सीवियर डिजीज कॉज होगा। इसमें सबसे पहले सिम्टम्स में फीवर, सेकेंड इज स्नीजिंग, कफिंग, थर्ड इज कफिंग, और फिफ्थ में क्या होगा, कफिंग होता है। नॉर्मली यही सिम्टम्स दिखते हैं ना। इसके जो सिम्टम्स ये कॉज क्या करते हैं ये, और इतनी सीवियर ये केस क्यों हो जाता है। यहाँ पे भी सीवियर केस में पर्सन डाई कर जाएगा, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन होनी चाहिए ना। जब यहाँ पे क्या होगा कि जो पर्सन है ये जनरली इन्फेक्ट करेंगे लंग एल्वेलाई को, लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। और लंग्स एल्वेलाई में ये इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, अगर ये रेस्पिरेटरी मीडियम के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये लंग्स में जाएंगे, और लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ये जब लंग्स की एल्वेलाई को कॉज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस, नॉर्मली यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जो गैसियस डिफ्यूजन जब यहाँ पे पूरी लंग एल्वेलाई में म्यूकस फिल्ड हो जाएगा बैक्टीरिया कॉज होने से, तो क्या होगा कि ये प्रॉपर डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। जो लंग एल्वेलाई की वॉल है ये प्रॉपर डिफ्यूजन, यहाँ पे गैसियस डिफ्यूजन नहीं होगा और ऐसे पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो लंग एल्वेलाई है वो नॉर्मली एयर से फिल होनी चाहिए, लेकिन वो एयर से फिल नहीं है, वो म्यूकस से फिल हो गई है। तो इस केस में क्या होगा कि वो पर्सन प्रॉपर रेस्पायर नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन और गैसेस डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा ना। इसी से रिलेटेड थर्ड इज कॉमन कोल्ड।
कॉमन कोल्ड में क्या होगा? कॉमन कोल्ड में जनरली ये वायरस से कॉज होता है, जैसे ये निमोनिया बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, ये कॉमन कोल्ड वायरसेस से कॉज होंगे, कॉजिंग एजेंट वायरसेस। अब यहाँ पे जो जैसे ये भी माइन्यूट ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एयर मीडियम होता है। इस यहाँ पे भी जो कंटामिनेशन होगा वो कैसे होगा? एयर के थ्रू, बाय एयर के थ्रू कंटामिनेशन होगा। एयर एक ऐसा मीडियम होगा जो इसमें से वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर सामने कोई पर्सन है तो स्नीजिंग और कफिंग के अगर हो रहा है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन में स्नीजिंग और कफिंग होगा तो माइन्यूट ड्रॉपलेट रिलीज होंगे और सामने जो भी पर्सन होगा वो इनहेल कर लेंगे तो इजीली कॉज हो जाएगा ना। यहाँ पे भी सिम्टम्स सेम निमोनिया की तरह होंगे, फीवर, स्नीजिंग, कफिंग, ये तीनों। इसके बाद जो नॉर्मली जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो टायर्डनेस फील होगा, ये सब कॉमन है, टायर्डनेस फील होगा ना। कॉमन सिम्टम्स के बाद जो ये नॉर्मली क्या इन्फेक्ट करते हैं, ये सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं? ये इन्फेक्ट करेंगे सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्फेक्ट ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये इन्फेक्ट करते हैं। जैसे निमोनिया में, अब इस कॉमन कोल्ड में क्या होता है, निमोनिया में जनरली ये ठीक नहीं होते क्योंकि म्यूकस ये धीरे धीरे पूरे लंग की एल्वेलाई को इन्फेक्ट कर देते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़न नहीं हो पाता है इन क्लॉस्ट्रीडियम टाइफी में। टाइफी जो क्लॉस्ट्रीडियम टाइफी और क्लॉस्ट्रीडियम निमोनी में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है ये लंग्स एल्वेलाई को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स एल्वेलाई को इन्फेक्ट करेंगे ये और लंग एल्वेलाई एक एक करके सारी इन्फेक्ट हो जाएगी। अब उस टाइम पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़न, गैसेस डिफ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीवियर केस नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेंगे और इनका पीरियड होता है 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज में ये अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये अपने आप वहाँ से चले जाते हैं। तब तक हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है तो ये फिर और नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस केस में ये दवा हम मेडिसिन लें या नहीं लें, ये 3 to 4 डेज में अपने आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, यहाँ पे होता क्या है नॉर्मली, ये फीवर आएगा कैसे? जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करेंगे और ट्रैकिया में जब इन्फेक्ट करेंगे तो जब ये वॉल पे जैसे ही ये स्टिक कर जाता है, क्योंकि म्यूकस फिल रहती है वॉल, म्यूकस से लाइन रहेगी वॉल, तो यहाँ पे फीवर कैसे कॉज होगा क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर वायरस के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इजली मल्टीप्लिकेशन नहीं, इससे अपने नंबर को इंक्रीज़ करना बहुत इजी होगा। तो हमारी बॉडी जो है यहाँ पे टेम्परेचर फेवरेबल है तो सबसे पहले टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। फीवर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा जिसके थ्रू हमें नॉर्मली फीवर लगता है। ये क्यों हुआ है कि इसकी ओवरऑल ग्रोथ को रोका जाए। नाउ 3 to 4 डेज क्यों लग जाते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, कोई भी इन्फेक्शियस कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनने में और ये सिग्नल पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे जो इतने भी लाइन में मैक्रोफेजेज होंगे सबसे पहले वो फाइट करने आते हैं। तो जो हमारे क्योंकि वायरस स्ट्रांग है और जो मैक्रोफेजेज होंगे
सेल होंगी ये नॉर्मली एंटीजन्स को इनगल्फ करते हैं, और एंटीजन को जब ये यहाँ पर सेम वही फंक्शन होगा, फेगोसाइटोटिक इन नेचर मैक्रोफेजेस होंगे। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इन्हें इनगल्फ करेंगे, लेकिन ये इनसे फाइट नहीं कर पाते हैं और एनी हाउ ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने पे जो हमारे नोज से म्यूकस के साथ कफिंग के थ्रू जो कफ निकलता है, ये म्यूकस के साथ एक्चुअली डाइट ये मैक्रोफेजेस होते हैं जो म्यूकस के साथ रिलीज होते हैं बाहर। तो ये फाइट करते टाइम डाई कर जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि एक सिग्नल रिलीज करते हैं, और ये सिग्नल ये बताता है, इंटरफेरॉन्स और सम सिग्नल्स रहेंगे इंटरल्यूकिन, ये बताएगा कि इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन जब बॉडी फ्लूइड में दिखने लग जाते हैं तो ये इंडिकेट करेंगे कि वायरल अटैक हुआ है। और फाइनली प्लाज्मा सेल इन्हें रिसीव करेंगे और एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। एंटीबॉडीज यहाँ पे इन्हें इन वायरस को सिंपली प्रेसिपिटेट बना लिया जाएगा। प्रेसिपिटेट इन वायरसेस का प्रेसिपिटेट बनाने के बाद इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के। नाउ नेक्स्ट, अभी भी यहाँ पे और डिजीजेस हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।